कि इतना तो मुझे कम से कम मालूम होना चाहिए कि आईएफआरएस क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कितना मैं उससे बेहतर जानता हूं, वो मेरी कोशिश होनी चाहिए, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में हैं भी या नहीं भी हैं। अगर आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो एक इंडियन कंपनी ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं पर आईएफआरएस का इस्तेमाल कर रही है इंड एएस के रूप में। नमस्कार दोस्तों, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। आप लोगों ने अपने एकेडमिक करियर या अपने वर्किंग प्रोफेशनल करियर के अंदर ये टर्म कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुनी होगी, आईएफआरएस या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो आखिरकार ये आईएफआरएस है क्या, क्यों आज हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसकी आज की डेट में कितनी रेलेवेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आईएफआरएस जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हम बात कर रहे हैं उन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की। ध्यान रखिएगा, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं, राइट। तो जब मैं बात करता हूं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो जब इन्हें बनाया जा रहा था तो पहले हम लोग इसको आईएएस के नाम से बेहतर जानते थे, जहां पर बात होती थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। लेकिन समय के साथ ये मालूम हुआ कि समय के साथ ये समझ आई बात कि हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कन्फाइंड नहीं है। हम लोग सिर्फ डेबिट और क्रेडिट पे काम नहीं कर रहे हैं, बट एक्सटेंसिवली बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की, रिपोर्टिंग की। इसलिए जो इसे बनाने वाली अथॉरिटी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएएसबी या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ समय के बाद जो भी नए स्टैंडर्ड, जो भी नए रेगुलेशंस वो इशू करेंगे, वो होंगे आईएफआरएस के नाम से, जहां पर हम लोग सिर्फ ना ही अकाउंटिंग को लेकर के चलेंगे, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां पर मैं डिस्क्लोजर्स को भी कवर करता हूं, उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे आईएफआरएस भी जुड़ चुके हैं उसके साथ, जो आज की डेट में करीब करीब 17 आईएफआरएस एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से एक दो रिडंडेंट हो गए हैं, वो एक अलग बात है, बट अगर सीक्वेंशली बात करें तो आईएफआरएस 17 तक आज की डेट में इशूड है। और अब अभी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आईएफआरएस 18 और आईएफआरएस 19 भी आ चुके हैं, जिनको इवेंचुअली मैंडेटरी किया जाएगा। तो इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है इस पूरे के पूरी दुनिया में अकाउंटिंग को लेकर के, रिपोर्टिंग को लेकर के, और हमें जरूरत है इक्विप होने की, हमें जरूरत है उन जो फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फ्यूचर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी नीड को बहुत अच्छे से समझने की। क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में हैं, अगर आप ऑडिटिंग प्रोफेशन में हैं, आप चाहे टैक्सेशन प्रोफेशन में ही क्यों ना हो, चाहे आप एज अ कंसल्टेंट कहीं काम कर रहे हैं, चाहे आप एज एन ऑडिटर कहीं काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आईएफआरएस की नॉलेज आपके लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। यहां पर शायद आप एक बात सोचेंगे कि मैं तो किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, किसी बड़ी इंडियन कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मुझे आईएफआरएस या आईएएस जानने की जरूरत ही क्यों है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो एक इंडियन कंपनी ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं पर आईएफआरएस का इस्तेमाल कर रही है इंड एएस के रूप में। ठीक है, हमारे देश के अंदर एक गैप है, और गैप का मतलब ये नहीं कि कोई वहां पे कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। जब मैं गैप की बात करता हूं अकाउंटिंग में, तो मैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यहां पे गैप लिखा हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंड एएस को यूज करती हैं कंपल्सरीली। ठीक है, और इंड एएस बेसिकली है क्या? इंड एएस आईएफआरएस का ही एक इंडियनाइज्ड वर्जन है। तो जो आप आईएफआरएस में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो आप इंड एएस के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स मैं इस चीज से कंप्लीटली एग्री करना चाहता हूं कि इंड एएस और आईएफआरएस दोनों एक ही चीज नहीं है,
कुछ कार्व आउट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप इंड एस को भी बेहतर अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप IFRS से रिलेटेड जो व्याख्यान दिए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, जो गाइडेंसेस दी गई हैं, उसे आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। IFRS, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, वो आज की डेट में 180 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल होता है, राइट। इंपॉर्टेंटली अगर आप बात करते हैं बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज लाइक चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं तो सिंगापुर है, मलेशिया है, हांगकांग है, यूरोप में चले जाए तो पूरी यूरोपियन यूनियन जो है, मिडल ईस्ट में चली जाइए तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब की सब IFRS को बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ कंट्रीज ने ये जरूर किया है कि उन्होंने IFRS को एज इज वर्ड इस्तेमाल ना करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, सिंगापुर में उन्होंने बोल दिया सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, HK हांगकांग के अंदर उन्होंने HKFRS बोल दिया। लेकिन सारा का सारा जो बेस है, जो फाउंडेशन इन स्टैंडर्ड्स की बिल्ड हुई है, वो फिर से IFRS से आती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया के अंदर भी अगर आप बात करते हैं तो इंड एस तो हैं, लेकिन जो गाइडेंसेस चल रही हैं वो IFRS के बेसिस पर चल रही है। अब IFRS मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज की डेट में अगर मैं किसी अच्छी अकाउंटिंग प्रोफाइल में, किसी ऑडिट प्रोफाइल में अगर मैं कहीं जाना चाहता हूं, अपना प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, कहीं कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहता हूं, तो मुझसे पूछा जाता है कि इंड एस या IFRS के बारे में आपका कितना ज्ञान है। ओके, तो वहां पर इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की जो महत्ता है, जो इसकी रेलेवेंस है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा फोकस कहीं ना कहीं पर इस बात पे आ जाता है कि अगर मुझे IFRS को समझना है तो मैं कैसे करने वाला हूं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि IFRS की नॉलेज जो है आपके लिए आज की डेट में अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट बन के आ गई है कि इतना तो मुझे कम से कम मालूम होना चाहिए कि IFRS क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कितना मैं उसे बेहतर जानता हूं, वो मेरी कोशिश होनी चाहिए, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में हैं भी या नहीं भी हैं, राइट। आप एज अ ग्रेजुएट अगर मान लीजिए कहीं एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो भी आपके लिए IFRS की नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी हो गया है, राइट। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं जो कि IFRS से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैं इसको बहुत कंफर्टेबली आपसे बात कर सकता हूं कि ICAI ने अपना एक इंड एस का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, काफ़ी समय से वो कर भी रहे हैं। उसके अलावा CIMA UK ने अपना एक IFRS का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया था। AICPA ने अपना एक IFRS सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया था और इन सब से अलग एक और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो ACCA द्वारा मैनेज किया जाता है। ACCA अपने 2 IFRS रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करता है, सर्टिफिकेट इन IFRS और डिप्लोमा इन IFRS। डिप्लोमा इन IFRS आज की डेट में शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम रहा है और ऐसे हजारों कैंडिडेट्स हैं जो हर साल इस एग्जामिनेशन को लिखते हैं, उसे पास करते हैं। वो पॉपुलर शायद इसलिए भी रहा है क्योंकि उसका जो टेस्टिंग लेवल है, जो उसका असेसमेंट का लेवल है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और उसे वो प्रैक्टिकली ड्राइव करता है। वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बात करता है, वो सवाल इस तरह से पूछता है कि आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रियल लाइफ के अंदर उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत भी होती है। ACCA, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक डिप्लोमा ऑफर करता है और एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ऑफर करता है। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बेसिकली एक घंटे का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है और 25 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर से आपको 50% स्कोर करके आना होता है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद ये उन लोगों के लिए एडवाइजेबल है जो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, लेकिन नॉलेज लेवल को अपने इंटैक्ट रखना चाहते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक सर्टिफिकेशन या किसी डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग रखिए अच्छे से कि क्या एग्जैक्टली उस एग्जामिनेशन में है, क्या वो ऑफर करता है, कैसे वो एग्जामिनेशन आपकी नॉलेज लेवल को एनहांस कर रहा है और क्या आपका जो पर्पस है
किसी भी एग्जामिनेशन को कवर करने का, क्या वो उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से मीट करता है भी नहीं करता है, राइट? मेरा फोकस किसी एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेशन को लेकर के नहीं था इस डिस्कशन के अंदर। मेरा फोकस सिर्फ ये था कि आज की डेट में आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी भी अकाउंटिंग प्रोफेशन रोल में जाते हैं, एज अ कंसल्टेंट, एज एन ऑडिटर, एज एन एडवाइजर, एज एन अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर, हर जगह पर आपको IFRS की एक अच्छी नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आपकी जो करियर ग्राफ है, आपका जो स्टार्टिंग है, एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अगर वो बिल्ड होगा तो IFRS उसके अंदर कहीं ना कहीं सहायक होने वाला है। ठीक है, इससे जुड़ने के लिए IFRS कोर्स को समझने के लिए या IFRS से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप जरूर हमारे वेबसाइट पर विच इज fingap.com या www.fingap.com पर आकर अपनी इंक्वायरीज रेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट गाइडेंस दे सकें उस डायरेक्शन में कि किस तरह से IFRS आपके लिए एक करियर का एक माइलस्टोन बन करके आपके सामने आए और आप अपने उस नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर सकें अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।